तुम लोग इतनी देर से क्यों आए? क्या शहर में कोई और बात हो गई? कुछ नहीं, तुम चिंता मत करो। मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा। बड़े मामा की तबीयत सुधर रही है और ये जानते हुए भी कि घर पर सब खाने का इंतजार कर रहे हैं। दोनों भाई भला रात होने तक बाहर क्या कर रहे थे? छोटे मामा और बड़े भैया दोनों वहीं उनके पास रुके हुए हैं, तो फिर इन्हें वहाँ पूरा दिन बिताने की क्या जरूरत थी? ये आदमी भी ना पक्का मुझसे कुछ छुपा रहा है। एक बार कमरे में आए, फिर मैं इनकी अच्छी खबर लेती हूँ। अर्जुन, मैं सोच रही हूँ कि घर से ही मिठाइयों का बिजनेस शुरू करूँ। इसके बाद तुम बिजनेस चलाने और बेचने का सारा काम संभाल लेना। मैं रेसिपी और बनाने का काम देखूंगी और अपनी कारीगरी का हिस्सा लूंगी। कैसा रहेगा? क्या तुम इसे संभालना चाहोगे? मैं? भाभी, आप सच कह रही हैं। क्यों? क्या तुम नहीं चाहते? बिल्कुल चाहता हूँ। मैं बेशक चाहता हूँ, 100% तैयार हूँ। जल्दी से बैठ जाओ। इतनी उछल कूद क्या तरीका है? इतने बड़े हो गए हो, जरा भी धीरज नहीं है। अगर तुम ऐसे ही रहे तो काम कैसे सीखोगे अपनी भाभी के साथ? माँ बिल्कुल सही कह रही है। मैं तो बस थोड़ा ज्यादा ही खुश हो गया था। भाभी आप फिक्र मत कीजिए, मैं पूरी लगन से काम करूंगा। ठीक है, मैं थोड़ी देर में तैयार की हुई सारी योजना दे दूंगी। तुम पहले उसे देख लेना और अगर कोई भी सुझाव हो तो हम कल तसल्ली से बात करेंगे। कौन है? इतनी रात गए? इतना शोर मचा रखा है, जरा भी तमीज नहीं है। मैं जाकर देखता हूँ। आखिर हुआ क्या है? माँ, आप और अय्यूए कमरे में ही रहना, हिलना मत। हम बाहर जाकर देखते हैं। अर्जुन, गांव में काला भालू कैसे आ गया? काले भालू तो हमेशा घने जंगलों में ही रहते हैं, गांव की तरफ बहुत ही कम आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस साल हालात खराब हैं और जंगल में शिकार की कमी हो गई है? जंगली जानवर पहाड़ से नीचे शिकार की तलाश में आ रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो पूरे गांव पर भारी मुसीबत आ जाएगी। भैया, अब हम क्या करें? ये तो एक काला भालू है। ये सब मेरी गलती है। मैंने इतनी आसानी से दरवाजा क्यों खोल दिया? और अब इतने खतरनाक जानवर का सामना हो गया। अब हमारे पूरे परिवार की जान खतरे में है। मैं अभी मरना नहीं चाहता। वापस घर के अंदर जाओ, दरवाजा बंद करो। रुक जाओ। मेरी सारी ताकत बेअसर हो गई, जबकि मेरी आंखों के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन किसी के वहां होने का एहसास बहुत साफ महसूस हो रहा है। अभी शियाओ जुनके उस तरह से चिल्लाने से बहुत ज्यादा शोर हो गया है। आसपास के पड़ोसी पक्का घबरा गए होंगे। हम किसी भी कीमत पर दूसरों को इस काले भालू को देखने नहीं दे सकते, वरना पक्का पूरे गांव में दहशत फैल जाएगी और मुसीबतें बढ़ती ही जाएंगी। पहले अंदर आ जाओ, कोई यहाँ आ रहा है। क्या ये वही भालू है जिसके बारे में उसने कल बताया था कि ये होंगिंग का छोटा दोस्त है? गुइलान, शियाओ झेंग, तुम लोग ठीक तो हो ना? क्या हुआ है यहाँ? हमने शियाओ जुन के चिल्लाने की आवाज क्यों सुनी? आप सभी चाचा लोगों को परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। हमारे घर में सब ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी बस मैं और अर्जुन लड़ने की प्रैक्टिस कर रहे थे और गलती से मेरे हाथ से थोड़ी ज्यादा ताकत लग गई, तो वो लड़का ऐसे ही फालतू में जोर जोर से चिल्लाने लगा। आप सबको जो परेशानी हुई उसके लिए माफी चाहता हूँ, माफ कीजिएगा। अच्छा, तो ये बात है, तुम्हें अपनी इस ताकत का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जुन तुम्हारा मुकाबला कैसे कर सकता है? चलो सब ठीक है तो अच्छा है, तो फिर हम अब चलते हैं। माँ, अय्यूए, तुम दोनों बाहर मत जाना। क्यों रुक रहे हो? आखिर हुआ क्या है? हाँ दूसरे भाई, बाहर क्या हुआ है? अभी जो आवाज आई वो बहुत डरावनी थी। तुम लोग कुछ मत पूछो, भाभी के आने का इंतजार करो, फिर बताता हूँ। मुझे डर है कहीं तुम लोग डर ना जाओ। आखिर वो क्या चीज थी जिसने इतनी हिम्मत वाले शाओ जुन को इस कदर डरा दिया? सब लोग जा चुके हैं। चिंता मत करो,
वो बड़ा काला भालू किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। पहले होंगिंग भी उसके काफी करीब था। मुझे बस यही लगा था कि जानवरों को वो पसंद है। अब तो घने जंगलों का वो बड़ा काला भालू भी उसके सामने इतना शांत हो जाता है। और अभी जो वो एक अनदेखी सी ताकत थी, उसके जो राज हैं, वो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा है। पर उससे क्या, वो मेरी पूरे रीति रिवाजों से ब्याही हुई पत्नी है। वो शाओ परिवार का हिस्सा है। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, बल्कि हमेशा पूरे दिल से इस घर को संभाला है। चाहे उसके कितने भी राज क्यों ना हो, मैं हमेशा उसकी रक्षा करूंगा। उसके राज अपने सीने में दबाकर रखूंगा। बस मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं अभी इतना ताकतवर नहीं हूँ कि उसे पूरी तरह से उसे सुरक्षित रखना। सच सच बताओ, तुम लोग इतनी रात को पहाड़ से नीचे क्यों आए? अच्छा, तो घाव फट गया है, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, तभी मुझे ढूंढने नीचे आए हो। तुम लोग तो काफी समझदार हो, जो अंधेरा होने के बाद नीचे आए ताकि लोग डर न जाएं। आगे से अगर आना हो तो पहले होंगिंग को अंदर भेजना ताकि वो बता दे। फिर कभी ऐसा मत करना, सीधे दरवाजे पर ही आकर खड़े हो गए। सुना तुम लोगों ने? तुम लोग यहीं रुको, हिलना मत, मेरे घर वालों को डराना मत। मैं अंदर से दवा का बक्सा लाती हूँ और साथ ही उन्हें समझा भी देती हूँ। भाभी, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। माँ, आयुए, अब मैं जो बताने वाली हूँ, तुम लोग डरना मत और घबराना भी मत। क्या बात है भाभी, आप सीधे सीधे बताइए। आपके ऐसे बोलने से मुझे घबराहट हो रही है। कल रात मैंने तुम लोगों को बताया था ना कि मैं पहाड़ पर गई थी और होंगिंग के दोस्त को बचाया था। वो दोस्त असल में एक बड़ा सा काला भालू है। बड़ा काला भालू, कल पहाड़ पर आपने जिसे बचाया था वो बड़ा काला भालू है। क्या वही जो अभी हमारे आंगन में बैठा हुआ है? मुझे लगा था कि तुम लोग डर जाओगे, इसलिए मैंने जानबूझकर कुछ नहीं बताया। किसे पता था कि वे खुद ही हमारे दरवाजे तक आ जाएंगे। भाभी आपको नहीं पता, मैंने जैसे ही दरवाजा खोला और ऊपर देखा तो सामने इतनी बड़ी काली चीज देखकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। तभी तुम इतनी जोर से चिल्ला रहे थे। मेरी जगह तुम होते तो तुम भी चिल्लाते। इतना बड़ा जानवर दरवाजे पर खड़ा हो तो किसे डर नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। अपनी भाभी की बात सुनो। वो बड़ा सा काला भालू होंगिंग की तरह ही समझदार है। तुम लोग चिंता मत करो, ये बड़ा काला भालू होंगिंग जितना समझदार तो नहीं है, लेकिन स्वभाव से बहुत सीधा है और खुद से किसी पर हमला नहीं करता। हम जो भी बोलते हैं वो शायद ठीक से समझ नहीं पाता, लेकिन वो होंगिंग की हर बात मानता है। होंगिंग उससे बात कर सकती है। आज रात वो यहाँ इसलिए आया है क्योंकि उसके घाव खुल गए हैं और उसे बहुत दर्द हो रहा है। तो होंगिंग उसे पहाड़ से नीचे ले आई ताकि मैं उसका इलाज कर सकूं। और हाँ, ये बड़ा काला भालू आप सबके लिए एक तोहफा भी लाया है। अगर आप लोगों को डर नहीं लग रहा तो मैं उसे अंदर ले आती हूँ ताकि वो सबसे मिल ले। बैठक में काफी रोशनी है तो सब कुछ साफ दिखाई भी देगा। सच में अगर ये किसी पर हमला नहीं करेगा तो मैं भी इससे हाथ मिलाना चाहूंगा। अंदर आ जाओ। उसने कहा, ये आप सबके लिए है, पहली मुलाकात का तोहफा। पहली बार घर आने पर खाली हाथ कैसे आ सकती थी? ये खास जड़ी बूटी माँ जी के लिए है। क्या ये मेरे लिए है? पर ये तो बहुत कीमती है। ये सफेद और हरा पत्थर झेंग भैया के लिए, हल्के हरे रंग वाला आजुन के लिए और ये हल्के गुलाबी रंग का पत्थर आयु के लिए। भाभी, क्या मैं इसे हाथ लगा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, बस थोड़ा आराम से। ध्यान रखना इसकी चोट पर हाथ ना लगे। इसके बाल कितने सख्त हैं, एकदम किसी मोटी रस्सी की तरह। इसके पंजे तो मेरे चेहरे से भी बड़े हैं। इसके नाखून तो मुड़ी हुई तलवार जैसे हैं। अगर इसने एक बार भी पंजा मार दिया ना। पर ये सच में कितना शांत है, बिल्कुल भोला सा। ठीक है, अब काफी देर हो गई है। इस बड़े काले भालू को अब वापस पहाड़ों पर जाना चाहिए। ये घायल भी तो है और वैसे भी इसका गांव में इतनी देर तक रुकना ठीक नहीं। क्या ये अभी जा रहा है? तो क्या ये अगली बार फिर आ सकता है? आगे चलकर ऐसा मौका जरूर मिलेगा, पर अगली बार आने से पहले हमें होंगिंग से कहना होगा कि वो पहले ही बता दिया करे, ताकि आज रात की तरह कोई डर न जाए। रुको, जरा रुको। ये उन्हें साथ ले जाने दो ताकि वो पहाड़ पर जाकर खा सके। जब हमने इनसे इतने कीमती तोहफे लिए हैं तो इन्हें ऐसे खाली हाथ वापस नहीं भेज सकते। खाली हाथ वापस जाना, चाहे इंसान हो या भालू, जो भी हमारे घर आता है वो हमारा मेहमान होता है।
ये तो मुझे धन्यवाद कह रहा है। इसका यही मतलब है। चलो जाओ, वापस पहाड़ पर लौट जाओ। रास्ते में अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना घाव पर फिर से चोट ना लग जाए। मैं परसों पहाड़ पर आऊंगी तुम सबसे मिलने। ये सच में कोई सपना नहीं है। ये सब कितना जादुई लग रहा है। एक बड़ा सा काला भालू घर आकर तोहफा दे गया, और तो और उसने मुझसे हाथ भी मिलाया। किसी को बताऊंगी तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा। वो बड़ा सा काला भालू सच में बहुत प्यारा है। अगली बार मुझे भी उसके लिए वापसी में कोई तोहफा तैयार रखना होगा। 40-50 साल पुरानी ही शौहू जड़ी बूटी, एक काला भालू कुछ इंसानों से भी ज्यादा तमीजदार है। हे, ये ही शो वो जड़ी बूटी। क्या सच में तुम मुझे दे रही हो? मैं इसका जो चाहूँ वो करूँ। बिल्कुल, उस काले भालू ने इसे खास तौर पर आपको दिया है। तो ठीक है, मैं कल इसे जियान तांग ले जाकर बेचना चाहती हूँ। तुम्हें क्या लगता है ये ठीक रहेगा? इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मुझे लगता है 10-12 तोले चांदी में तो बिक ही जाएगा। इससे तुम्हारे बड़े मामा के पैर के इलाज का खर्च निकल आएगा और घर के खर्च के लिए भी थोड़े पैसे बच जाएंगे। अगर इतने पैसे कम पड़े तो मेरा ये जेड का पत्थर, इसे भी गिरवी रख सकते हैं। इसे तुम अपने पास दहेज के लिए संभाल कर रखो। अभी तुम्हारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इसी ही शौबू को बेच देंगे। बस इतना काफी है। अगली बार जब छुट्टी मिलेगी तो इसे शहर के सुनार के पास ले जाऊंगा और एक जेट का कांटा बनवाऊंगा अपनी पत्नी को पहनाने के लिए। वो पक्का बहुत सुंदर लगेगी। आज का दिन तो बहुत ही थका देने वाला था। सच सच बताओ, दिन भर तुम क्या कर रहे थे? मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। सच में तुमसे कुछ नहीं छुपाया जा सकता। तो बताओ, क्या किया तुमने? आज शहर में मैंने कुछ पूछताछ की। जमींदार झांग के बारे में क्या पता चला? वो झांग नाम का आदमी शानहाई शहर में पिछले 10 सालों से ज्यादा समय से अपना राज चला रहा है। उसके गुट में दर्जनों गुंडे काम करते हैं और शहर के कई अधिकारियों के साथ उसकी अच्छी जान पहचान है। उसने बहुत जुल्म किए हैं आसपास के गांवों के लोगों पर। वो छुपकर जबरदस्ती अपनी शर्तों पर धंधा करता है और पैसे ऐंठने का गंदा काम करता है। उसके तरीके वही पुराने और सधे हुए हैं। वो इन सब में बहुत माहिर है। इसका मतलब है कि जो शिकार हुए हैं वो सिर्फ मामा जी का परिवार नहीं है। इससे कहीं ज्यादा है। आज शहर की चाय की दुकान पर मैं 2 घंटे से ज्यादा समय तक बैठा रहा। मैंने घुमा फिरा कर कई लोगों से पूछताछ की। सिर्फ इन 2 सालों में ही जिन्हें उसने बर्बाद किया है कम से कम 10-12 परिवार तो होंगे ही। बस बात यह है कि वो परिवार आम किसान है जिनके पास ना पैसा है ना ताकत। सताए जाने पर भी बस खून का घूंट पीकर रह जाना पड़ता है। तो उसका जो आका है वो इसी कस्बे के सरकारी दफ्तर का कोई आदमी है। ऐसा ही लगता है, पर अभी ये पक्का नहीं पता कि वो असल में है कौन। पर एक बात तो पक्की है कि वो कोई ऊपर तक पहुंच वाला बहुत बड़ा आदमी नहीं है। उसकी जान पहचान बस इसी शानहाई कस्बे तक सीमित है। ज्यादा से ज्यादा वो यहीं का एक लोकल गुंडा है, बस अपने पुराने दबदबे के दम पर। बस कमजोर को डराता है और ताकतवर से दबता है। कमजोर को डराना और ताकतवर से दबना। और जब उसका कोई तगड़ा आका भी नहीं है तब तो उससे निपटना बहुत आसान है। कोई और मजबूत सहारा ढूंढकर उसे दबा देंगे और उसकी पक्की कमजोरी अपने हाथ में रखेंगे। ऐसे लोगों से डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। मुझे ये भी पता चला है एक बहुत ही अंदर की बात। कहते हैं कि झांग परिवार के साथ कुछ समय पहले कुछ भारी गड़बड़ हो गई थी। आजकल उनके पास पैसों की बहुत तंगी है। इसीलिए झांग परिवार के लोग पागलों की तरह हर जगह से पैसे ऐंठने में लगे हैं। तो फिर पक्का यही बात है। मामा जी के परिवार के साथ जो भी हुआ तो वो पक्का उनके हक थे। पैसों की इसी तंगी वाले वक्त पर चढ़ गए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खुन्नस खाकर फिर से मामा जी के परिवार को परेशान करे? इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि उसके सारे कच्चे चिट्ठे खोल लूं। एक बार बड़े मामा जी के घाव भर जाएं, फिर इस मामले को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे पता है कि क्या करना है। मैं इस मामले को अच्छे से संभाल लूंगा। तुम बस बेफिक्र रहो। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। ठीक है, तो तुम भी अपना ख्याल रखना। अगर मेरी कोई मदद चाहिए हो तो कभी भी बता देना। आज कस्बे में जाकर पहले बड़े भैया से मिलूंगी, फिर इस जड़ी बूटी को बेचकर दवा के पैसे दूंगी। आज उनको वांग गांव भेजकर माँ बाबूजी से कहला दूंगी कि पैसों का इंतजाम हो गया है, ताकि उन दोनों बुजुर्गों को परेशान होकर इधर उधर से पैसे उधार न मांगने पड़े और इस वजह से उनकी तबीयत न बिगड़ जाए। माँ, मुझे भी आज कुछ काम है, कस्बे में जाना है। मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी। ठीक है, अच्छा है, रास्ते के लिए कोई साथ मिल जाएगा। आयुए, तुम घर पर अकेली रह लोगी ना? क्या तुम भी हमारे साथ कस्बे में घूमना चाहोगी? इसकी कोई जरूरत नहीं है भाभी, मैं घर पर अकेली रह लूंगी। वैसे भी कुछ बचे हुए कपड़े रखे हैं जिनका काम अभी पूरा नहीं हुआ है।
आज फुर्सत का फायदा उठाकर सोच रही हूँ कि अपने हाथ का काम जल्दी से खत्म कर लूँ। आप लोग बेफिक्र होकर जाइए, मैं बाहर का दरवाजा बंद करके घर के अंदर ही अपना काम करूंगी। कुछ नहीं होगा, आप चिंता ना करें। ठीक है, तो फिर अपना ख्याल रखना। अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो पहले पूछ लेना और तभी खोलना। पता नहीं तुम्हारे बड़े मामा की तबीयत आज कुछ ठीक है या नहीं। थोड़ी देर में जब वैद्य जी से मिलूंगी तो मुझे उनसे अच्छे से पूछना होगा। हड्डी जोड़ने का समय। हाँ, सही याद आया। तुम्हें क्या लगता है इसी शोभो का जी अंतांग दवाखाना कितने पैसे देगा? इसकी गुणवत्ता तो साफ दिख रही है, अच्छी कीमत ही मिलेगी। अगर उन्होंने सही दाम नहीं दिया तो हम 2 और दवाखानों में पूछ लेंगे। हमारा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अभी सबसे जरूरी बात यह है कि हमें झांग परिवार के इस स्थानीय गुंडे से निपटना होगा। अगर हमने इस खतरे को नहीं मिटाया तो ये एक बिछाई हुई बारूदी सुरंग की तरह होगा जो पता नहीं किस दिन फट जाए। वरना भले ही हम मामा के परिवार के लिए कोई नया काम ढूंढ लें। झांग परिवार जैसे लोग कुत्तों से भी ज्यादा तेज सूंघते हैं। जैसे ही वे देखेंगे कि वांग परिवार के दिन सुधर रहे हैं, वे पक्का फिर से हमला कर देंगे और उनसे पैसे ऐंठेंगे। फिर नया काम शुरू करने का क्या फायदा? हम झेंग भैया को अकेले ये सब नहीं करने दे सकते। वो सेना के अपने साथियों और बाजार के लोगों से जो जानकारी इकट्ठा करते हैं वो आधी अधूरी ही होती है। मेरे पास प्रकृति की जादुई शक्ति है जिससे मैं कीड़े मकोड़ों और पक्षियों को काबू कर सकती हूँ। मैं झांग परिवार के घर के आसपास अपने जासूस फैला दूंगी और उनकी हाल की हरकतों का पता लगाऊंगी। साथ ही उनके छिपे हुए राज भी जान लूंगी। हमें इस मामले को हमेशा के लिए खत्म करना होगा ताकि भविष्य में कोई खतरा ना रहे। माँ, अब हम चलते हैं। आप अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ, समझ गई। तुम्हारी माँ अब कोई बच्ची नहीं है जो तुम मुझे समझा रहे हो। तुम लोग जल्दी निकलो, कहीं खबर देने में देर न हो जाए। माँ, मैं सोच रही थी कि रास्ते में पास के शानहाई कस्बे भी घुमाऊं। देखूंगी कि वहाँ खाने पीने की कोई नई चीजें या काम आने वाला कोई कच्चा सामान मिल जाए। बियानगोहान कस्बे तो मैं कई बार गई हूँ, पर शानहाई कभी नहीं गई। अच्छा है कि जुन वांगजिया गांव जाते हुए उधर से ही निकलेगा, तो मैं भी उसके साथ ही चली जाऊंगी। ठीक है, तुम हमेशा समझदारी से काम लेती हो, इसलिए माँ ज्यादा कुछ नहीं पूछेगी। जुन, तुम अपनी भाभी का अच्छे से ख्याल रखना और उन्हें सही सलामत वापस लेकर आना। जी माँ, समझ गया। मैं खुद को भले ही खो दूं, पर भाभी को कभी कुछ नहीं होने दूंगा। आप बिल्कुल फिक्र मत करो और आराम से बड़े मामा जी से मिलकर आओ।